नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चिराग भंडारी हूँ और मैं एक एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। एंड्रोलॉजिस्ट का मतलब वो डॉक्टर होता है जो कि पुरुषों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका इलाज करे। जैसे फीमेल्स के लिए गायनेकोलॉजिस्ट है, मेल्स के लिए एंड्रोलॉजिस्ट होता है। आज मैं आपसे डिटेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि नपुंसकता, इम्पोटेंसी के बारे में डिस्कस करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि इम्पोटेंसी क्या है, कितने लोगों में पाई जाती है, कैसे होती है और इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका इलाज क्या क्या है। तो मेरे इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। मैं जितनी भी नॉलेज आपको दूंगा वो सब साइंस पे आधारित है, कोई रिसर्च पे आधारित है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोटेंसी। इरेक्शन सबसे पहले तो समझना है कि कैसे होता है, और जो इरेक्शन जिस पार्ट में होता है उस पार्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे अपन। तो आने वाली कुछ स्लाइड्स में मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि इरेक्शंस कैसे होते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये पेनिस का क्रॉस सेक्शन पार्ट है। इसके अंदर आप देख रहे हैं जैसे कि 3 चैनल्स है, 2 तो बड़े जिनका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक छोटा जिसका नाम है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा जहाँ पर यूरिथ्रा है। तो ये 3 पार्ट्स, 3 सिलेंडर्स होते हैं जो कि पेनिस को बनाते हैं, और उसके ऊपर आप जो ब्लू और रेड कलर के देख रहे हैं वो वेन्स और आर्टरीज है। अब इरेक्शन करने के लिए सबसे पहले स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। तो ये स्टिमुलस ब्रेन से आता है। ये स्टिमुलस कैसे उत्पन्न होता है? जब आप किसी भी सेक्सुअल चीज़ को देखते हो या सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर आप अपने आप को महसूस करते हो तो आपके ब्रेन से एक सिग्नल जाता है और वो फिर नर्व्स के थ्रू पेनिस के पास जाता है, और पेनिस में कुछ ये जो आप रेड रेड देख रहे हैं इसके अंदर डायलिटेशन होता है, मतलब ये खुल जाते हैं और ब्लड इसके अंदर आने लगता है। जैसे जैसे ये ब्लड आता है वैसे वैसे जो ये ब्लड को वापस ले जाने वाली वेन्स है वो दबती जाती है और उससे इरेक्शन बढ़ता जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, फ्लैसिड पीनिस है और एक इरेक्ट पीनिस है। फ्लैसिड पीनिस के अंदर जो स्पेसेस है, ब्लड फिल्ड स्पेसेस जो है वो बहुत छोटे हैं। तो फ्लैसिड का मतलब है कि इरेक्शन नहीं है, और जब इरेक्ट होता है तो इन ब्लड फिल्ड स्पेसेस में खूब सारा ब्लड भर जाता है, उससे इरेक्शन हो जाता है। उसके बाद में ये मसल्स आप देखेंगे तो इस्चियो कैवर्नोसिस और बल्बो स्पॉन्जियोसिस, ये 2 ऐसी मसल्स है जिनकी वजह से इरेक्शन में रिजिडिटी आती है, जो कि अबाउट 20 to 30% रिजिडिटी को कंट्रीब्यूट करती है ये मसल्स। तो जैसे इरेक्शन होता है, ब्लड फिल होता है पेनिस के सिलेंडर्स के अंदर, ये मसल्स एक्टिवेट होते हैं और इरेक्शन को और भी मजबूत करते हैं। बाकी की ये सारी मसल्स जो इसमें दिखाई गई है ये सारी पेल्विक फ्लोर मसल्स के अंदर आती है। अब ये अपन देखेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। सो द कंसिस्टेंट और रिकरेंट इनेबिलिटी ऑफ अ मैन टू अटेन और मेंटेन अ पेनाइल इरेक्शन सफिशिएंट फॉर सेक्सुअल परफॉर्मेंस is called erectile dysfunction. In simple words, if you are unable to get an erection hard enough for sex, or you lose an erection during intercourse or before intercourse but before ejaculation, then you might be having erectile dysfunction. How common is erectile dysfunction? Erectile dysfunction affects up to 52% of the men in the age group of 40 to 70 years. There will be 32 crores 20 lakh men with erectile dysfunction in the year 2025. As age increases, the chances of having ED increases. About 70% of the men above the age of 70 are sexually active, and India is also known as the impotent capital of the world. So ED is very common. जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ईडी के चांसेस बढ़ते हैं। आजकल यंग एज के अंदर भी ईडी पाया जा रहा है। यंग एज मतलब कि फ्रॉम 20 to 40 ईयर्स ओल्ड में के अंदर भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन पाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन। इन सब कारण की वजह से ईडी यंग एज के अंदर भी बहुत कॉमन हो गया है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। 3 तरह के इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं, साइकोजेनिक, ऑर्गेनिक और मिक्स्ड। तो सबसे पहले साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करेंगे अपन। व्हाट इज साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन? द परसिस्टेंट इनएबिलिटी टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्शन satisfactory for sexual performance because of psychological factors like stress, anxiety, depression, or interpersonal factors, relationship issues with the partner, lack of self-confidence, etc., is called as psychogenic erectile dysfunction. If erection occurs normally in certain situations, जैसे कि masturbation के अंदर या sleep में और with a different partner, it is most likely to be psychogenic erectile dysfunction. Sexually competent men who had no sexual problems until one night when they could not perform and thereafter became impotent invariably have psychogenic erectile dysfunction. मतलब कि अगर स्ट्रेस की वजह से या एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से या परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से इरेक्शन नहीं होता है तो वो साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है पेनिस के अंदर वहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं है, पर ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा क्योंकि पेशेंट का जो माइंड है वो उस पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या तो वो एंग्शियस है, घबराया हुआ है, या फिर डिप्रेस्ड है, परेशान है, या फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है सेक्सुअल स्टिमुलेशन पे। तो इसको साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ज़्यादातर यंग पेशेंट्स के अंदर साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऑर्गेनिक ईडी इज व्हेन द ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड इनटू द पेनिस resulting in softer erections, or sometimes when there is leakage of blood from the rigid penis into the circulation causing difficulty in maintaining an erection. Men suffering from ED of any organic cause complain that sexual function failed sporadically at first and then became more consistent. इसका मतलब ये है, अगर आपका इरेक्शन धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, अगर आप को ये प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से है और आप ये महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे इरेक्शन की जो हार्डनेस है वो कम हो रही है, तो आपको ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रही है ब्लड फ्लो के अंदर, उसकी वजह से ब्लड पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रहा है पेनिस के सिलेंडर्स में और वो इरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये ज़्यादातर मिडिल एज और ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर पाया जाता है। थर्ड अपन बात करेंगे मिक्स्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जब ऑर्गेनिक फैक्टर भी हो और साइकोजेनिक फैक्टर भी हो तो उसको मिक्स्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ज़्यादातर ईडी पेशेंट्स मिक्स्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये कि ब्लड फ्लो भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और उसको एंजाइटी भी है या डिप्रेशन है या कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से उसको इरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। ये सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इसको मिक्स्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। हु कैन गेट ईडी या ईडी के रिस्क फैक्टर्स क्या है? उन लोगों में ईडी कॉमन है जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री है या उनका कोई सिटिंग जॉब है, जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, जो कि ओबीज़ है। ओबीज़ का मतलब बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30, जो कि क्रॉनिक स्मोकर्स है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा है, हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया, जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब होता है हाइपरटेंशन, मतलब बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें जब जिसमें होती है उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, अलॉन्ग विद ओबेसिटी। जिनको डायबिटीज़ है या जिनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आया हुआ है या जो कि अल्कोहलिक है, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन या ऐसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते हैं, लेस देन 300 हम मानते हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है। अगर उसको सिम्टम्स है, सेक्सुअल सिम्टम्स है जैसे कि लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब है, तो उसको लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कहते हैं। साइंटिफिकली उसको हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। उन लोगों में जिनका पीनिस बहुत ज़्यादा कर्व्ड है जिसकी वजह से वो सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, उसको पेरोनीज डिजीज़ कहते हैं। उन लोगों में जो कि ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे इरेक्शन पे फ़र्क पड़ता है, जैसे कि हाइपरटेंशन की मेडिसिन, डिप्रेशन की मेडिसिन, एपिलेप्सी की मेडिसिन, बाइपोलर डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की मेडिसिन। वो लोग जो बहुत ज़्यादा मैरिजुआना करते हैं या ड्रग्स जैसे कि कोकेन, अफीम, गांजा, ये सब चीज़ें करते हैं, उन लोगों में भी जो जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब होता है शीघ्र पतन, इजैकुलेशन जल्दी हो जाना,
लेस देन 1 मिनट इज साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ओल्ड एज के अंदर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे चांसेस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन बढ़ते जाते हैं। जिनको स्लीप डेप्रीवेशन है, जो बहुत कम सोते हैं और या सो नहीं पाते अपने काम की वजह से, या उनको नींद की प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है या तो ज़्यादा है या कम है, प्रोस्टेट जिनका इनलार्ज होता है, लिवर और किडनी डिजीजेज होते हैं, और जो कि फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इन सब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन पाया जाता है। और ये रिस्क फैक्टर्स है, मतलब इनसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है या इनमें से कोई भी चीज़ प्रेजेंट है। तो अब अपन ये देखेंगे कि ईडी के पेशेंट के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले जो भी ये रिस्क फैक्टर होते हैं वो एक इवेंट प्रेसिपिटेट करते हैं, मतलब जैसे कि कोई एंग्जाइटी है या किसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, उससे उनको एक एपिसोड होता है इरेक्शन नहीं होने का या इरेक्शन होके इरेक्शन लूज होने का, तो उससे फिर उनको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी डेवलप होती है। और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जब डेवलप हो जाती है और ऊपर से उनको वो रिस्क फैक्टर है, तो उनको दूसरा एपिसोड होता है इरेक्शन फेलियर का, उससे और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जनरेट होती है। मतलब कि वो घबराते हैं सेक्स करने से, उनको लगता है कि वापस सेक्स करेंगे तो शायद उनका इरेक्शन नहीं होगा, फिर उनका पार्टनर क्या कहेगा, ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में आती है, तो इससे और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है। उसकी वजह से वो सेक्सुअल एनकाउंटर्स जो होते हैं वो कम कर देते हैं, अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं इस डर की वजह से। उसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप में इश्यूज़ आने लग जाते हैं। जब उनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ आते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पार्टनर्स के बीच में आ जाती है। तो ये पूरी एक साइकिल बन जाती है और इस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। अब सिचुएशनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? बहुत लोगों को सिचुएशनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो कि कंप्लेन करते हैं टू गेट एन इरेक्शन विथ अ स्पेसिफिक वुमन बट दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद अदर वुमेन। Some men complain that they can get an erection easily during masturbation but not during sex. Both the above conditions are situational ED. Most of these men require a few medicines and psychotherapy to resolve their issues. अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है आपके पार्टनर के साथ में, पर किसी दूसरे पार्टनर के साथ में, या मैस्टरबेशन के टाइम पे आपका इरेक्शन बिल्कुल ठीक है, तो इसको सिचुएशनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं और मेडिसिन से और कुछ साइकोथेरेपी से ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब अपन असेस कैसे करेंगे बाकी के सेक्सुअल पैरामीटर्स? इरेक्शन के बारे में तो आप जान गए हैं, पर इरेक्शन के आसपास कुछ और सेक्सुअल पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो वाइल डीलिंग विद ईडी पेशेंट्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो वेदर द मैन हैज़ डिज़ायर टू हैव सेक्स। इफ डिज़ायर इज प्रेजेंट then does he have arousal or excitation? If arousal is present, then does he have trouble in getting an erection, which is erectile dysfunction? If erection is okay, then does he have any problem with ejaculation, like premature ejaculation, which can cause erectile dysfunction in many men? So desire arousal problems can be solved by psychotherapy and medicines. अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल में। तो सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। The sexual response cycles include the phases of desire, arousal का मतलब excitement होता है, orgasm and resolution. Now, the sexual response cycle refers to the sequence of physical and emotional changes that occur as a person becomes sexually aroused and participates in sexually stimulating activities like intercourse or masturbation. Knowing how your body responds during each phase of the cycle can enhance your relationship and help you pinpoint the exact cause of your sexual problem. It is the only model of sexual response cycle, but it is the best known one. Now, what are the phases of sexual response cycle? Sexual response cycle has 4 phases: desire, also called as libido, arousal, also called as excitement, orgasm, and resolution. Both men and women experience these phases, although the timing usually is different. For example, it is unlikely that both partners will reach orgasm at the same time. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास में जो बोलते हैं कि उनका पार्टनर को ऑर्गेज़म नहीं हो पाता और उनका ऑर्गेज़म हो जाता है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों का ऑर्गेज़म साथ में होना ज़रूरी नहीं होता, और जनरली ये होता है कि फ़ीमेल का जो ऑर्गेज़म होता है वो लेट ही होता है और मेल का ऑर्गेज़म पहले हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फ़ीमेल का ऑर्गेज़म होता भी नहीं है। कई बार पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि फीमेल का ऑर्गेज़म नहीं हुआ और उनका ऑर्गेज़म हो गया तो उनको शीघ्र पतन है, बल्कि शीघ्र पतन का मतलब होता है 1 मिनट से कम में ऑर्गेज़म होना या इजैकुलेशन होना। पर ऐसे पेशेंट्स जिनका इजैकुलेशन 10 मिनट में हो रहा है और उनके
पार्टनर का एजैकुलेशन नहीं हो रहा है उनको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन नहीं कहते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है. Many women will not go through the sexual phases in this order. Some of these stages may be absent during some sexual encounters or out of the sequence in others. A desire for intimacy may be a motivation for sexual activity in some individuals. Understanding these differences may help partners better understand one another's bodies and responses and enhances the sexual experience. ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस जो ये 4 phases है इनको अच्छी तरह से जानें और फिर खुद एनालाइज करें कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है. तो आप जब ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो बहुत बार आपको सॉल्यूशंस खुद ही मिल जाएंगे. फेज 1 डिज़ायर. So it can last from a few minutes to several hours. Muscle tension increases, heart rate quickens and breathing is accelerated. Skin becomes flushed, nipples become hardened or erect, blood flow to the genitals increases resulting in erection of the man's penis. The man's testicles swell, scrotum lightens and begins secreting a lubricating fluid called precum or pre-ejaculate, which is absolutely normal. Yes, pre-ejaculate and precum are absolutely normal. It is not a sign of any problem. So when it happens, do not be worried. It is absolutely a normal phenomena. Phase 2 is arousal. Arousal का मतलब होता है excitation. The changes begin in phase 1 आर इंटेंसिफाइड. जो फेज 1 के चेंजेस अभी डिस्क्राइब करे थे वो ज़्यादा हो जाते हैं. मेंस टेस्टिकल्स आर विड्रॉन अप इनटू द स्क्रोटम. ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होते हैं. मसल स्पैजम्स बिगिन इन द फीट, फेस एंड हैंड्स. टेंशन इन द मसल्स इंक्रीजेस. Phase 3 orgasm. This phase is the climax of the sexual response cycle. It is the shortest of the phases and generally lasts only a few seconds. Involuntary muscle contractions begin. मतलब ऐसे muscle contractions जो आपके हाथ में नहीं है. Blood pressure, heart rate and breathing are at their highest rates with a rapid intake of oxygen. Muscles in the feet spasm. There is a sudden forceful release of sexual tension. In men, rhythmic contractions of the muscles at the base of the penis, जो कि ischiocavernosus और bulbospongiosus जो कि पहले बताया था मैंने, result in the ejaculation of semen. Sex flush may appear over the entire body. Phase 4 is resolution. During this phase, the body slowly returns to its normal level of functioning. Swollen and erect body parts return to their previous size and color. This phase is marked by a general sense of well-being and often fatigue. Men need recovery time after orgasm, which is also called as the refractory period, during which they cannot reach orgasm again. The duration of refractory period varies among men and changes with age. जैसे जैसे एज बढ़ती है रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ता जाता है. रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम होता है जो कि 2 इजैकुलेशंस का बीच का टाइम है. एक बार आप इजैकुलेट आपने कर लिया, उसके बाद में वापस कब इरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टरी टाइम पे. वो टाइम होता है रिफ्रैक्टरी टाइम, और जैसे एज बढ़ती है वो रिफ्रैक्टरी टाइम बढ़ता जाता है. नाउ आप सेल्फ डायग्नोज भी कर सकते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को. कैसे करेंगे? एक क्वेश्चनर होता है जिसको बोलते हैं IIEF स्केल. तो पेशेंट्स जिनका लो IIF स्कोर होता है, मतलब लेस देन 14 आउट ऑफ 30 इन डोमेन ए, इसमें डोमेन्स होते हैं, तो फर्स्ट डोमेन जो होता है वो इरेक्टाइल फंक्शन का डोमेन होता है. सो अगर IIF स्कोर्स कम है डोमेन ए के अंदर, ऐसे पेशेंट्स में एक ट्रायल कोर्स ऑफ थेरेपी विद सिल्डेनाफिल दे सकते हैं, और अगर वो भी सक्सेसफुल नहीं होती है तो फिर एंड्रोलॉजिस्ट के पास आप रेफ़र कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को. और जो डोमेन बी है जो कि ऑर्गेज्मिक या इजैकुलेटरी फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है. जो कि डोमेन सी है डिज़ायर का, उसके लिए कुछ ब्लड लेवल्स ऑफ एंड्रोजन एंड प्रोलैक्टिन आर इम्पॉर्टेंट, एंड साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग शुड बी कंसिडर्ड इफ लो स्कोर्स आर रिकॉर्डेड इन डोमेन डी एंड ई. IIF scale is available for download www.iashindia.com. What investigations are necessary? It is important that you read the risk factors mentioned earlier and try to find out which risk factor applies to yourself. Many times just removing the risk factor can help in getting better erections. So सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है आपके रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना. जैसे कि अगर आप स्मोकर हो तो स्मोकिंग बंद करो, अगर आप ओबीज हो तो वेट लॉस करो, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट लो, अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करो. ऐसे जो रिस्क फैक्टर्स है उनको आप अगर सही करो, आइडेंटिफाई करोगे और सही करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आपके इरेक्शंस में. देयर मे बी टाइम्स व्हेन यू विल फाइंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स इन योर केस. So that is absolutely normal. It is not very easy to find out all the risk factors. In that case, you can seek help of a specialist. In case you decide to visit an andrologist, you can expect to have some hormonal tests
like testosterone, prolactin, LH, estradiol, thyroid profile. An advanced center will also test your pelvic floor muscles, since many times too tight or too weak pelvic floor muscles can cause erectile problems. A thorough psychological assessment is very important for every patient who has erectile dysfunction. This is best done by a psychiatrist or a clinical psychologist. सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट कैसे करें, हाउ इज ईडी ट्रीटेड? सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखना एंड उसको रिमूव करना. Removing these risk factors can help many patients recover from ED. Remember that this process is slow and extreme patience is required to see the results, which can come in few weeks to few months. Moderately intense cardio activity like running in a park, cycling, swimming, playing any type of sport can help men who have erectile problems. Meditation is very important in men with psychogenic ED. साइकोजेनिक ईडी जैसा कि पहले बताया था, जिनको साइकोलॉजिकल कॉज है कुछ, जैसे कि एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है. सो मेडिटेशन कैन हेल्प these patients who have psychogenic erectile dysfunction, since it improves concentration and reduces anxiety. Anxiety is a major cause for many erectile dysfunction patients. You can use any app like Headspace or Calm to start your meditation journey, or simply watch YouTube videos on meditation to start with. I advise you to meditate 2 times a day, one in the morning on waking up and one at night while sleeping. Then losing weight can help many patients in getting better erections. As you lose a kilogram or 2, you can feel some difference in your erections. The excess fat in the body reduces the available testosterone and hence causes erectile problems. Now, cutting down on smoking or completely quitting it helps men by improving the blood flow to the penis and other parts of the body, since the nicotine in the cigarettes can cause the micro vessels in the penis to contract and hence reduce the blood supply. It also increases your oxygenation and exercise capacity and hence improves your stamina. Now, next point is plenty of water. At least 12 to 14 glasses of water are very important to keep yourself hydrated and for your cells to function optimally. Sleep is very important. Again, 7 to 8 hours of sleep is very important, because in sleep the testosterone levels are highest, the testosterone production is the highest, and it also reduces daytime fatigue, irritability, which can interfere with optimal sexual functioning. Yoga has undoubted benefits in improving sexual life because it balances your energies, improves blood flow, and helps in reducing anxiety. Practicing few scientifically proven poses of yoga can help you in enhancing sexual health. You can see a complete video session on these scientific poses of yoga on our website. 3 to 5 bowls of green vegetables, salad and fruits can replenish your minerals and vitamin stores of the body, which in turn can alter the biochemistry of the cells and make them function better. Now, there are few exercises for the muscles of the penis, the muscles which were shown earlier, which when done can lead to increased rigidity and hardness of the penis during sexual activity. Commonly called as the Kegel exercises or pelvic floor exercises, they are best explained by a pelvic floor specialist, because sometimes if the muscles are too tight and doing Kegels can make them even more tighter and can cause problems. So it is important that the muscles are first assessed by a pelvic floor expert and then you start the pelvic floor exercises. Psychotherapy or cognitive behavioral therapy is talk therapy for psychogenic erectile dysfunction and mixed erectile dysfunction. In many studies, CBT alone has proven to be equally effective as medicines for treatment of psychogenic erectile dysfunction. Sexual health supplements. There are a lot of sexual health supplements available in the market. It is very difficult to choose which one is good for you. So, sexual health supplements can be helpful for men who have mild forms of erectile dysfunction. Remember that if you have a very severe form, the sexual health supplements may not be effective in your case. Only in mild cases they can be effective to some extent. They can increase the blood flow of the penis, they can improve the libido, reduce anxiety and increase testosterone levels. Any supplement which contains pure herbs like ginseng, tribulus, tonkatali, ashwagandha, mucuna, arginine, horny goatweed can be helpful. These all herbs have proven capacities to improve sexual function. Now remember that these herbs do not work immediately and taking them for at least 3 to 6 months is recommended for best results. It is important to take these supplements in adequate dosage, since taking less doses of these supplements will not produce the desired result. When in doubt, always ask your doctor which supplement and in what dosage will suit you the best. Prescription medicines are commonly called as Viagra or Cialis, Vigora, Megalis. These are a few prescription medicines which can help you with erections. Those men who have not benefited by removing the risk factors or by using the supplements
can be benefited by use of these medicines. It is important that you know how to take them and when to take these medicines, since many times men fail to get any response from these medicines simply due to the lack of knowledge about taking these medicines. So always ask your doctor how to take these medicines and when to take these medicines. Similarly, you might experience some side effects of these medicines like backache, headache, nausea. It is important to know that these side effects are normal and usually subside after first few doses. Your doctor may also prescribe medicines for other associated problems like anxiety, depression, which are equally important in treating your sexual problem. What are the new treatments available for erectile dysfunction? Shockwave therapy, which is from Germany. We usually give 6 to 12 weekly sessions. It is painless and non-invasive, and it leads to formation of new blood vessels and increased blood flow to the penis. The other is electromagnetic therapy, which is from South Korea. Usually 10 to 15 sessions are required. It is absolutely safe, painless, and non-invasive. It acts on the cellular level and increases the blood flow of the penis. P-shot or the Priapus shot, which is from the United States. It is platelet-rich plasma therapy, and it is just a 2-hour procedure. It is a painless, safe, and effective procedure. It results in increased blood flow to the penis and hence better erections. These are few success stories of the patients which I have treated. Now, what is the take home message? ED can happen to anyone at any age. But ED is treatable if you are ready to change your lifestyle, improve your relationship with your partner, and follow scientific evidence based treatment. सो फ्रेंड्स, आज हमने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में डिटेल्ड में जाना है। अगर आपको कोई और डाउट है या कोई और सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में आपको डाउट है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे ऑफिस कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड आई होप आई हैव रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। टेक केयर। थैंक यू।